नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम कानून की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सीधा असर हर भारतीय नागरिक की जिंदगी पर पड़ता है। इसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 यानी कि FRBM एक्ट के बारे में। ये कानून सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब है सरकार अपनी जेब संभाले, जितना कमाए उससे ज़्यादा खर्च न करे और जो कर्ज ले उसे सही जगह इस्तेमाल करे ताकि देश की जो आर्थिक हालात है वो मजबूत बनी रहे। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे FRBM एक्ट क्यों लाया गया, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, पिछले 20 सालों में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और आगे का जो रास्ता है वो कैसा होगा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा। सबसे पहले चलते हैं 1990 के दशक में। उस समय जो है भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया। फॉरेन रिजर्व इतने कम थे कि सिर्फ 2 हफ्ते का आयात कवर कर सकते थे। सरकार लगातार ज्यादा बोरो कर रही थी, लेकिन इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा हाई था, मतलब सरकार जितना कमा रही थी उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रही थी। डेट टू जीडीपी रेशो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। बोरोइंग ज्यादा होने से इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ते गए और सरकार के पास डेवलपमेंट वर्क्स के लिए पैसे ही नहीं बचे। ये जो सिचुएशन थी इसने साफ कर दिया, अगर फिस्कल डिसिप्लिन नहीं आया तो इन्फ्लेशन अनकंट्रोल हो जाएगी, क्रेडिट एजेंसी इंडिया को डाउनग्रेड कर देंगी और फ्यूचर जनरेशन कर्ज के बोझ तले दब जाएगी। और यहीं से डिमांड उठेगी लीगल फ्रेमवर्क बने जो सरकार को कंट्रोल करे और जबरदस्ती उसे जिम्मेदार बनाए। और इसी सोच के साथ लेके आया गया FRBM एक्ट। अब सवाल उठता है, इस कानून का मकसद क्या था। FRBM एक्ट के 4 कोर ऑब्जेक्टिव हैं। पहला जो है फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करना, मतलब सरकार जितना चाहे उतना खर्च न कर पाए, एक लिमिट तय हो कि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत से ज्यादा ना हो। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था ट्रांसपेरेंसी का, सरकार अपने खर्च और कर छुपा ना सके, हर साल बजट के साथ डिटेल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में पेश करे ताकि पब्लिक को पता रहे कि पैसा कहां से आया है और कहां पे खर्च हो रहा है। और थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग का। बोरोइंग हमेशा प्रोडक्टिव एसेट बनाने में यूज हो, जैसे कि रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, न कि सिर्फ सैलरीज और सब्सिडी देने के लिए इसका यूज किया जाए। और इसका जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव था वो था इंटरजनरेशनल इक्विटी का, यानी कि आज की गवर्नमेंट का जो कर्ज है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बोझ ना बने, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो डेवलपमेंट को एंजॉय कर पाए, न कि सिर्फ डेट के बोझ तले दबे रहे। अब हम देखते हैं FRBM एक्ट ने क्या क्या नियम बनाए। सबसे पहले एनुअल रिपोर्टिंग का नियम आया। हर यूनियन बजट में सरकार को 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं। ये जो 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, और सेकंड है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, और जो थर्ड और लास्ट है वो है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। ये जो 3 रिपोर्ट्स हैं इनका मकसद है कि पार्लियामेंट को बताना कि आने वाले सालों में इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी, फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा, डेट की स्थिति क्या होगी और सरकार की स्ट्रेटेजी क्या होगी। अब देखते हैं इस कानून के टारगेट्स को। फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी तक लेके आना। ओरिजिनल डेडलाइन जो 2008 रखी गई थी, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर 2021 कर दिया गया और पेंडेमिक की वजह से फर्दर इसको और रिलैक्स कर दिया गया। इसके अंदर डेट टू जीडीपी रेशियो का जो टारगेट है वो भी रखा गया था। जनरल गवर्नमेंट यानी कि जनरल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट प्लस सेंटर दोनों आते हैं। इन दोनों गवर्नमेंट का जो डेट है वो मिलाकर 60% से नीचे रखना इसका टारगेट था। उसके अलावा अगर बात करें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको 40% से नीचे रखना था। यानी कि अगर कंबाइन की बात करें स्टेट प्लस सेंटर तो 60% से नीचे रखना। अगर बात करें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो टारगेट था वो था डेट को 40% से नीचे रखना। और इसकी जो डेडलाइन है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 रखी गई है। इस एक्ट के अंदर गारंटीज भी कैप की गई हैं, मतलब सरकार प्राइवेट कंपनीज या जो PSUs हैं उनको गारंटी देती हैं कि उनका लोन रिपे होगा, इसे 0.5% जीडीपी से ऊपर नहीं जाने देना, ये टारगेट था। साथ ही एक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई। नेचुरल डिजास्टर, वॉर या इकोनॉमिक शॉक की सिचुएशन में गवर्नमेंट पार्लियामेंट की अनुमति से टारगेट जो है उसको बदल भी सकती है। दोस्तों, इस एक्ट के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको समझना भी हमारे लिए काफी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। मान लीजिए आपके घर की जो इनकम है वो 50,000 रुपए महीना है और आपका जो एक्सपेंसेस है वो 60,000 रुपए पर महीना है, तो ये 10,000 का जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब बात करते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो की। ये क्या होता है? इमेजिन कीजिए भारत की जीडीपी 300 ट्रिलियन है और डेट जो हो 150 ट्रिलियन का है।
अगर रेशो निकाले तो ये हो गया 50%। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी के मुकाबले डेट कितना बड़ा है। अगर बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट की इनकम उसके रेगुलर एक्सपेंसेस को कवर ना कर पाए और उसको बोरो करना पड़े। ये जो सिचुएशन है काफी डेंजरस होती है, क्योंकि बोरोइंग जो होती है केवल डेवलपमेंट पर नहीं बल्कि सैलरी और पेंशन पर भी खर्च होती है। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये बनता है प्राइमरी डेफिसिट। मतलब कि ये हमें बताता है कि जो नया डेट है वो कितना है। पुराने कर्ज के इंटरेस्ट को इग्नोर करके ये हमें बताता है, यानी कि उसको घटा के ये हमें बताता है। अब देखते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट में से वो हिस्सा निकाल देना जो कैपिटल एसेट बनाने में गया है, वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस ये क्या होता है? बेसिकली ये चेक करना कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लोन को रीपे कर पाएगी या डिफॉल्ट का जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं इसके ऊपर कैग क्या बोलता है, यानी कि कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल है उसकी रिपोर्ट क्या बोलती है। कैग की जो रिसेंट रिपोर्ट है वो हमें बताती है कि जो फिजिकल डेफिसिट और डेट टारगेट्स हैं वो बार बार मिस हुए हैं। 2023-24 में जो फिजिकल डेफिसिट था वो 5.32% रहा, जबकि जो टारगेट था वो 3% का था। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट था वो 57% रहा, जबकि जो टारगेट था वो जीडीपी के 40% का टारगेट रखा गया था। अगर बात करें जनरल गवर्नमेंट डेट की, यानी कि जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों आते हैं, उसको जनरल गवर्नमेंट डेट कहा जाता है। ये जो है 81.3% रहा, जबकि जो टारगेट था वो जीडीपी के 60% तक रखने का टारगेट था। रिपोर्ट हमें बताती है कि इंटरेस्ट पेमेंट अलोन जो है वो सरकार की इनकम का 35% खा जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर 100 रुपए रेवेन्यू में से 35 रुपए सिर्फ पुराने कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने में चले जाते हैं। कैग ने जो है एक और प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, वो है टैक्स रिकवरी। बहुत सारे टैक्सेस एसेस तो किए जाते हैं लेकिन कलेक्ट नहीं हो पाते। 2023-24 तक जो अनरियलाइज्ड टैक्सेस हैं वो 31.11 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। फिजिकल डेफिसिट के आंकड़े बजट एट ए ग्लांस और यूनियन फाइनेंस अकाउंट्स में मैच नहीं होते। नॉन टैक्स रिवेन्यूज और अदर डेफिसिट कंपोनेंट्स के अंदर भी जो है डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं। अगर बात करें गारंटीज की, तो गारंटी के मामले में सरकार जो है जनरली डिसिप्लिन रही है और कैप के अंदर ही रही है। ये तो हमने देख लिया सीएजी की रिपोर्ट क्या बोलती है। अब हम जानते हैं ये जो एफआरबीएम एक्ट है ये हमारे सिटीजन्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि आम आदमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर सरकार डिसिप्लिन में रहेगी तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम होगा, बोरोइंग ज्यादा नहीं होगी, तो इन्फ्लेशन भी जो है कंट्रोल में रहेगा। जब फिजिकल पॉलिसी स्टेबल रहती है तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है पॉजिटिव सिग्नल्स देती हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इसकी वजह से इंडिया में आ पाती है। इससे इंटरेस्ट रेट जो है लो रहते हैं और इंडस्ट्री को चीप लोन्स मिलते हैं। इनडायरेक्टली इससे जॉब भी बढ़ती हैं और सबसे बड़ा फायदा फ्यूचर जनरेशन को होता है। उन्हें सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए पैदा नहीं होना पड़ेगा बल्कि डेवलपमेंट भी वो एंजॉय कर पाएंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी। असेसमेंट के बाद भी अगर टैक्स कलेक्ट नहीं होता तो फिजिकल डेफिसिट और बढ़ता जाएगा। स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट और डिजिटल टूल से कलेक्शन बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन करना होगा। सारे फिजिकल इंडिकेटर कंसिस्टेंट हो, चाहे वो यूनियन फाइनेंस अकाउंट्स हो या बजट डॉक्यूमेंट्स हो। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग पर ध्यान देना होगा। लोन्स लेकर अगर सिर्फ कंजम्पशन पर खर्च करेंगे तो डेट जो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। स्पेंडिंग ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एसेट बनाने में होनी चाहिए। उसके अलावा मॉडर्न फिजिकल मैनेजमेंट टूल्स का जो यूज है उसको हमें बढ़ाना होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल डैशबोर्ड्स और एआई बेस्ड एनालिसिस से गवर्नमेंट को पता चलेगा कि पैसा कहां जा रहा है और कहां लीकेज हो रही है। तो दोस्तों, ये जो एफआरबीएम एक्ट है ये भारत की कोशिश है कि पब्लिक मनी जिम्मेदारी से यूज हो, सरकार ओवर स्पेंड ना करे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सच्चाई यह है कि टारगेट अक्सर मिस हुए हैं लेकिन एक्ट का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है, बल्कि ये हमें बार बार याद दिलाता है कि फिजिकल प्रूडेंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर हम टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करें, रिपोर्टिंग को फ्लॉलेस बनाएं और एक्सपेंडिचर की क्वालिटी पर ध्यान दें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मजबूत होगी। याद रखिए, फिजिकल पॉलिसी सिर्फ सरकार का इशू नहीं है, ये हम सबके फ्यूचर का सवाल है। डिसिप्लिन आज रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कर्ज नहीं बल्कि प्रोस्पेरिटी इनहेरिट करेंगी। एफआरबीएम एक्ट जो है ये हमें सिखाता है कि स्पेंड वाइजली, बोरो रिस्पॉन्सिबली और सोचिए आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था एफआरबीएम एक्ट ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।